नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक का हमारा कंटेंट समाप्त हो चुका है। इसमें केवल विविध महत्वपूर्ण तथ्य नाम से अब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी मोटी कोई भी जो जानकारियां छूट गई हैं, जो किसी खास चैप्टर में नहीं समाहित हो पाई हैं, उनको अब यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक पार्ट कल समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में यानी कि सेकेंड पार्ट में बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं विविध महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर, यानी कि जनवरी से सितंबर तक आज वो पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सी झील को राजस्थान झील प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित घोषित किया है? राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित घोषित किया है। ऑप्शन है आपके आना सागर, फौज सागर, मान सागर या पिछौला। इसका उत्तर है पिछौला झील। कहाँ है ये पिछौला? तो ये है उदयपुर। इससे पहले भी उदयपुर की और दो झीलें हैं जिनको संरक्षित घोषित कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। कौन कौन सी हैं वो? फतेह सागर और उदय सागर। इसके बाद अब पिछौला झील को भी उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन में पर्यटकों के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? अब यहाँ एक नया शब्द आया है, शोल्डर सीजन। पहले आप ऑप्शन देख लें क्या है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोच्चि। शोल्डर सीजन क्या होता है? वर्ष में वह समय या वर्ष का वह समय, कौन सा समय जहां पर्यटक जो आएंगे, मतलब ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। इस तरह का सीजन या इस तरह का टाइम जहां पर्यटकों की संख्या साल में, वर्ष में वो दौर जहाँ पर्यटकों की संख्या ना तो बहुत ज़्यादा होती, ना तो अपने पीक पर होती है, ना ही न्यूनतम होती है, यानी कि एक एवरेज संख्या बनी रहती है। तो ऐसे शोल्डर सीजन में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका उत्तर है उदयपुर। उदयपुर रहा राजस्थान में पूरे एशिया में फर्स्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उदयपुर रहा फर्स्ट, जयपुर रहा फोर्थ और कोच्चि केरल ये रहा 6। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रदेश का ऐसा पहला जिला जहां मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत हैं? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या राजसमंद। अब यहाँ फिर से कुछ चीज़ आई है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है बार बार, मेट, मजदूरी और मनरेगा। पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि ऐसा जब भी होता है जहाँ महिलाओं से संबंधित कोई जानकारी होती है और अगर प्रदेश में पहली बार हो रहा है तब अपने आप इम्पोर्टेंट है। अब मेट क्या है? मेट मतलब अर्ध कुशल श्रमिक। इनकी मजदूरी को लेकर आप परेशान हुए थे एक बार पहले, और एक बार आज मैं दोबारा आपको परेशान कर देता हूँ। परेशान किस लिए हुए थे कि मनरेगा में मेट की मजदूरी क्या है, एक, और दूसरा राजस्थान सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो क्या है? अर्धकुशल श्रमिकों की। तो जो मनरेगा मेट की न्यूनतम मजदूरी है ये अब राज्य सरकार ने बढ़ाकर कितनी कर दी? 235 से बढ़ाकर कर दी 240 रुपये, यानी इसमें कितनी बढ़ोतरी कर दी गई? 5 रुपये की। और राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है, 4 तरह की कैटेगरी हैं, चारों में बढ़ाई गई है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं? एक तो अर्धकुशल यहाँ लिख ही रहा है, वापस चारों लिख देता हूँ मैं। राज्य सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है, ये अब कितनी कर दी गई है? तो इसमें अकुशल 4 कैटेगरी हैं, अर्धकुशल,
कुशल और उच्च कुशल। तो जो अर्धकुशल है इसकी अब कर दी गई 259 रुपये, अर्धकुशल अकुशल की 259, अर्धकुशल की 271, कुशल की 283 और उच्च कुशल की 333। और ये जब की गई तब बढ़ोतरी कितनी की गई थी, इसमें 7 रुपये बढ़ाने के बाद इतनी हुई, यानी कि पहले ये थी 252, फिर 7 हो गई, ये 7 कम थी, ये 7 कम थी, ये 7 कम थी, अब सबको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, ये यानी कि 7 रुपये इसमें बढ़ाए गए। किसमें, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी दर है। और मनरेगा के तहत जो बढ़ाई गई है मेट यानी कि अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी, वो 5 रुपये बढ़ाकर 235 से कर दी गई 240। ठीक है, हो गए कंफ्यूज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ, कौन सा रोग, लंपी। लंपी को वैसे तो एक बार हमने पहले पढ़ा है, डिटेल में भी पढ़ा था एक क्वेश्चन में, यहाँ देख लेते हैं। तो तब मैंने बताया था लंपी वायरस के कारण होता है। अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा गया तो साधारणतः यही पूछ लिया जाता है कि रोग वायरस से है या बैक्टीरिया से है या किससे है, तो ये वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस होता है, कैप्री पॉक्स, कैप्री पॉक्स वायरस के द्वारा ये रोग होता है। ये कैसा वायरस है, तो ये DS-DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, इसका मतलब 2 स्ट्रैंड यानी कि 2 धागे होते हैं DNA के। इस तरह से आप मान लें, अगर वाटसन क्रिक वाला मॉडल किसी ने देखा हो, समझा हो बायोलॉजी में, उस तरह से तो द्विकुंडली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, वायरस का, उसमें DNA पाया जाएगा और वो भी कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि दोहरी कुंडली वाला, 2 कुंडली वाला डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल होगा किसका, इस वायरस का, कैप्री पॉक्स वायरस, जिसके कारण कौन सा बीमारी होती है, लंपी। और लंपी कैसा रोग है, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये एक स्किन डिजीज है, इसलिए इसका पूरा नाम भी शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LSD, यानी कि लंपी स्किन डिजीज इसको कहा जाता है। कहाँ से आया था ये, तो सबसे पहले अफ्रीका का एक देश था, जाम्बिया था नहीं बल्कि अभी भी है, अफ्रीका का देश जाम्बिया, जाम्बिया से होते हुए पहुंचा मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व, मध्य पूर्व से होता हुआ पहुंचा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद पहुंचा कहाँ, गुजरात, और गुजरात के बाद आया कहाँ, राजस्थान। ये इसका भौगोलिक जो रूट है, यानी कि वायरस कैसे कैसे आया, राजस्थान में कहाँ से आया, तो जाम्बिया से मध्य पूर्व के जो देश है, मिडिल ईस्ट वाले कंट्री, वहाँ पहुँचा, यानी कि ईरान वगैरह या अरब कंट्री जो है वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से आया पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से गुजरात में। तो भारत में इसने कहाँ से प्रवेश किया, भारत में सबसे पहले आया था गुजरात में, और गुजरात के बाद आया राजस्थान में। इस तरह से ये वायरस फैलता गया, यानी कि किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर अफ्रीका से हम भारत की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, अफ्रीका जो है भारत की तुलना में पश्चिम में है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर आया, पश्चिम मतलब जाम्बिया से, फिर मध्य पूर्व, फिर पाकिस्तान, फिर भारत में गुजरात से प्रवेश किया, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद आगे पंजाब में भी ये रोग फैलना शुरू हुआ। किसके कारण होता है, वायरस के कारण, स्किन डिजीज है। इसमें नाम लंपी क्यों पड़ा, क्योंकि लंप शब्द का मतलब होता है गांठ। ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिटेल में बताई हैं। तो इससे क्या होता है, जो पशु है जिसमें ये बीमारी हुई उसकी स्किन पर छोटी छोटी गांठ या छोटे छोटे नोड बन जाते हैं, इसीलिए उसको लंपी स्किन डिजीज कहा गया। इसमें पहले स्किन पर बनते हैं, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर जो है उसमें बनने लगते हैं। कई बार पशुओं को तेज बुखार आता है और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन ये हमेशा जानलेवा नहीं है। बहुत से पशु इससे रिकवर हो भी जाते हैं, बहुत से नहीं भी हो पाते। अगला प्रश्न, लंपी रोग का स्वदेशी टीका निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये अननेसेसरी यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसको एक बार हटा देते हैं।
किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके एम्स दिल्ली, ICAR, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या? लंपी रोग का स्वदेशी टीका। पहले तो इस टीके का नाम क्या है? इसका नाम है प्रो वैक और इंड। प्रो वैक वैक्सीन का और इंड यानी इंडिया का। तो भारत में निर्मित ये टीका है, भारतीय संस्थान द्वारा ही बनाया जा रहा है। पूछा गया आपसे किसके द्वारा? इसका उत्तर है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके भी दो संस्थान हैं, एक तो है नेशनल एक्वाइन, यानी एक्वाइन किसको बोलते हैं? घोड़े से संबंधित कोई चीज़ होती है। नेशनल एक्वाइन रिसर्च सेंटर कहाँ है ये? ये है हिसार। और हिसार कहाँ है? हरियाणा में। एक तो है नेशनल एक्वाइन रिसर्च सेंटर और इसके साथ दूसरा जो है वो है नेशनल, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, वेटनरी रिसर्च सेंटर। वेटनरी साइंस रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। इन दोनों के सहयोग से बनाया जा रहा है और ये जो दोनों संस्थान है इसी के अंडर में काम करते हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कौन कौन से दो संस्थान? ये दोनों, एक तो जो नेशनल एक्वाइन रिसर्च सेंटर है, दूसरा नेशनल वेटनरी साइंस या वेटनरी रिसर्च सेंटर है, इज्जत नगर UP बरेली के पास है, ये हिसार हरियाणा में है। ये दोनों इसी के सहयोगी संस्थान हैं, सब्सिडरी कह सकते हैं। इनके साथ मिलकर बनाया जा रहा है, यानी कि टीका किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और टीके का नाम क्या है? प्रोवैक इंड। ये भारतीय टीका है, स्वदेशी टीका है। दो और नाम लिखे हुए हैं यहाँ, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये नाम किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये कोविड के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके द्वारा कौन सा टीका बनाया गया? कोवैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके साथ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर कौन सा बनाया टीका? कोविशील्ड। यही दो टीके लगाए गए थे कोरोना के टाइम। शुरुआत की गई थी सबसे पहले कोविशील्ड से, फिर कोवैक्सीन भी लगना शुरू हो गया। कोवैक्सीन बनाया भारत बायोटेक कंपनी ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया कोविशील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम रहा, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया? आप ये क्वेश्चन देखें एक बार। ऑप्शन है आपके हनुमानगढ़, चूरू, नागौर या अलवर। क्या है क्वेश्चन? कौन सा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग? परिवार कल्याण का क्षेत्र, इसमें प्रथम रहा। यह है हनुमानगढ़, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस, एक चीज और लिखी हुई है, तो विश्व जनसंख्या दिवस ये किस दिन होता है? ये होता है 11 जुलाई। तो हनुमानगढ़ जिले को उसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवार कल्याण क्षेत्र में उसने उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया। आज के सीधे सिंपल से क्वेश्चन हैं, क्योंकि विविध वाला पोर्शन ये कल भी मैंने बताई थी बात, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो सीधे इसलिए जल्दी भी होता जा रहा है। समझ स्पर्शरी अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है? अलवर, करौली, सवाई माधोपुर या दौसा? इसका उत्तर या बाद में बताऊंगा। ये दरअसल एक मिशन है जिसका नाम दिया गया मिशन आर्य, और मिशन आर्य के तहत ये चलाया जा रहा है कौन सा? समझ स्पर्श 3। अब आपको स्पर्श से समझ आ गया कि ये किस चीज से संबंधित कार्यक्रम है। ये बालक बालिकाओं को क्या बताता है? गुड टच और बैड टच। यानी बच्चों को यौन शोषण के प्रति सतर्क करने के लिए अभियान चलाया गया।
ये आपको पता है, ये हमारी सामाजिक समस्या है। बच्चों का यौन शोषण सबसे ज़्यादा उनके जान पहचान वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही होता है। तो जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाया, बच्चों को ये समझाया जाए कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, यानी कि कौन उनको गलत तरीके से टच करता है, ये समझ बच्चों में डेवलप की जाए। जो किया गया, अभियान का नाम रखा गया समझ स्पर्शरी, और मिशन आर्या के तहत ये चल रहा है कहाँ, दौसा जिले में। तो दौसा जिला प्रशासन द्वारा ये चलाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो ये किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, सीकर या राजसमंद? इसका उत्तर है राजसमंद। राजसमंद जिले की कौन सी तहसील है? खमनौर, और खमनौर तहसील का गांव है बिल्ली की भागल। यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा 12 जून शायद डेट है, 12 जून 2022 को प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया। इसको लेकर शायद किसी ने मुझसे एक बार कमेंट में भी पूछा था, अब वो क्या क्वेश्चन पूछा था वो मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप वो जिन्होंने पूछा था वो अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे एक बार वापस वो क्वेश्चन पूछें। आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछा था, वेलनेस सेंटर या हेल्थ सेंटर का कोई क्वेश्चन था? अगर किसी और को भी पता हो तो मुझे बताएं ताकि हम वापस देखें वो क्या क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यक्रम के तहत देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके कोटा, जोधपुर, जयपुर या अजमेर। इसमें खास बात क्या है? सरकारी कार्यक्रम के तहत। ऐसे तो कोचिंग हब कोटा में है, यानी कि पूरे देश की बात करें सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर कोटा में है, लेकिन वो सरकार ने डेवलप नहीं किए हैं। सरकार द्वारा जो बनाया जा रहा है वो है जयपुर, और जयपुर के कहाँ? प्रतापनगर। यहाँ सरकार द्वारा ही बिल्डिंग बनाई जा रही है और कोचिंग संस्थानों को वो अलॉट की जाएंगी, जो कहाँ होगा? प्रतापनगर, जयपुर। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आप एक बार पढ़ें। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह किस जिले में अवस्थित है? कौन सा? समाई माता क्षेत्र, ये है बांसवाड़ा। समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए बजट भी आवंटित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ लवकुश वाटिकाएं भी बनाई जाएंगी। ये वाटिकाएं क्या हैं? ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए इन वाटिकाओं में क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण। ठीक है, तो ये तो समाप्त हुई आज के क्वेश्चन की क्लास, और कल भी हमने विविध वाली चीज़ें काफ़ी पढ़ी थी। तो कल और आज मिला के अब हमारा जनवरी से सितंबर तक का जो भी विविध वाला पोर्शन था वो समाप्त हुआ। अब एक बार कल की क्लास रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें थी कल। पहला क्वेश्चन था कि आपराधिक प्रकरणों के सटीक व त्वरित अनुसंधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से शहर में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? इसमें है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। चारों ही, इन चारों के जो मेडिकल कॉलेज थे वहाँ फिंगरप्रिंट लैब स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑस्कर अवार्ड विजयी फिल्म गांधी का सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। इन तीनों विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रदर्शन किया गया। राज्य की कला व संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये जयपुर के पुराना जो विधानसभा भवन है वहाँ जलेब चौक पर स्थित है पुराना विधानसभा भवन, और पुराना विधानसभा भवन का SMS जो टाउन हॉल है वहाँ ये बनाया जाएगा। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा दुबई में आयोजित कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के 10वें ओलंपियाड में कथक नृत्य में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर है तनिष्का श्रीवास्तव, जो जयपुर की हैं। रक्षा जैन जो ANM है, इन्होंने प्रथम स्थान, यानी कि पूरे देश में प्रथम रही, किसमें?
PPIUCD लगाने में, यानी कि पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि गर्भ निरोधक एक डिवाइस होती है, उसको लगाने में पूरे देश में प्रथम रही है। गौरांशी शर्मा खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, डेफ ओलंपिक की खिलाड़ी हैं, यानी कि बैडमिंटन ये खेलती हैं, जो मूक बधिर प्रतियोगिता होती है उसमें, जिसमें कि 24वें डेफ ओलंपिक जो कहाँ हुए थे, ब्राज़ील में, उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता। और तरुषी राय बनी मिस राजस्थान 2022। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ें आप। ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर या बाड़मेर? तो ये था पुष्कर, जो कहाँ है, अजमेर जिले में। फिर था निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? तो रावतभाटा। मैंने कहा था खंडेला में खंडेला सीकर में क्या बनाया जा रहा है? यहाँ यूरेनियम प्रोजेक्ट, जो कि प्रदेश का पहला और देश का तीसरा है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में धन्नासर के धोरों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया। यह क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो यह है हनुमानगढ़ की रावतसर तहसील में। HPCL द्वारा अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह है जालौर के सांचौर में। वीव वॉक का संबंध किससे है? तो बुनाई, WEAVE, इसका मतलब होता है बुनाई या जो टेक्सटाइल जो काम होता है उससे संबंधित ये शब्द है, जिसका मतलब क्या है, ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? बुनाई से। जयपुर में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया 10 सितंबर को, जिसमें 50 से ज़्यादा बुनकरों ने भाग लिया। विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो झुंझुनू। इनमें से किसे भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है धर्मेंद्र भल्ला, जो कहाँ के हैं, जयपुर के। इनको 31वां सरस्वती अवार्ड किनको मिला? रामदरस मिश्र को, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इन दोनों को क्या मिला है? राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड, इनको 2019-20 वाला और इनको 2020-21 वाला। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर सखी कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? तो ये था चूरू। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र, ये भी मैंने बताया था कि रुद्र क्या है, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर। फिर है 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था शंखनाद, जिसके निर्देशक हैं संतोष क्रांति मिश्रा। वॉशिंग मशीन को ये शॉर्ट फिल्म है, जिसके निर्देशक हैं आनंद सिंह चौहान। और 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बाकी ये दोनों पुस्तकें हैं, इनको साहित्य अकेडमी का, बाल साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला माछल्य आंसू को, और युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला किसको? एनान को। इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून तथा राजस्थान सरकार द्वारा गुणावरण संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से कहाँ किया जाएगा? ये 12। तो इसके साथ ही समाप्त हो गई हमारी ये क्लास भी, जिसमें अब हमने जनवरी से सितंबर सारी चीज़ें समाप्त कर ली, विविध वाला पोर्शन भी समाप्त हो गया। अब इसमें क्या रह गया? एक है वन स्थिति रिपोर्ट, फिर क्या रहेगी? MSME नीति, और तीसरी एक चीज रह गई हस्तशिल्प नीति। वन स्थिति रिपोर्ट, MSME नीति और हस्तशिल्प नीति। अब इनको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर एक ही क्लास में तीनों कंप्लीट हो पाए, यानी क्वेश्चन इतने बन पाए कि एक ही क्लास में काम हो जाता है, तो एक में ही कर लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक से ज़्यादा क्लास भी कर लेंगे। बाकी आप लोग इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि सर पहले वन स्थिति करा दो, पहले MSME करा दो, या क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अगर पहले क्वेश्चन तो सब बराबर है, ऐसा तो है नहीं। अगर आपसे वन स्थिति रिपोर्ट वाला एग्जाम आप देने गए और आपको वन स्थिति रिपोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा तो है नहीं उसके अलग से 10 नंबर मिलेंगे। और अगर जनरल सा लंपी के बारे में पूछ लिया जो हमने आज पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं उसके 2 ही देंगे। ऊपर सभी लिखा होता है, सभी प्रश्न समान अंक के हैं। उसका मतलब क्या है
उसका मतलब यही है, पहले कोई भी पढ़ लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ी सी मतलब इन चीज़ों को लेके इतना परेशान ना हो कि सर पहले ये करा दो, पहले वो करा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एग्जाम में सारे प्रश्न बराबर अंक के हैं। लंपी से पूछा तब भी उतने नंबर मिलेंगे, एमएसएमई से पूछा तब भी उतने नंबर मिलेंगे, और अगर वन स्थिति रिपोर्ट से पूछा तब भी उतने नंबर मिलेंगे। तो विविध का मैंने पहले इसलिए रखा था कि एक साथ जो पुराना जितना भी बचा हुआ पेंडिंग काम है समाप्त हो जाए। अब केवल 3 नीतियाँ हैं, तो हम इजीली उनको कल से कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने कल मुझे बहुत सारी वेल विशेष दी कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, तो आज मैंने पूरी कोशिश की कि एक बार भी बीच में ना खांसूं। फिर भी एक बार मेरे को बीच में खांसी आई गई, जैसा कि आप देख रहे थे, बार बार मैं बीच में पानी भी पी रहा था। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।